उद्योग डेवलपमेंट फाउंडेशन का मंच पर विराजमान सभी लोग और हमेशा अपनी बात दो टूक रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और मेरे बड़े भाई अशोक श्रीवास्तव जी का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे आज इस कॉन्क्लेव में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, विकसित भारत में भारत का हेल्थ और फार्मा सेक्टर किस दिशा में जाए और इंडियन फार्मा रेगुलेटरी सर्विसेज के काडर के विषय पर जो आपने एक महत्वपूर्ण चर्चा शुरू की है, प्रारंभ की है, उसमें आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे आने का और अपनी कुछ बातों को रखने का अवसर दिया। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ फिर से एक बार। आप लोग सोच रहे होंगे कि अक्सर सफेद कपड़े पहनने वाली जमात के बीच में काले कपड़े पहन के कैसे आ गया यहाँ पे। आज वैसे शनिदेव जी का दिवस है और मेरी शनिदेव जी में बड़ी आस्था है, तो इसीलिए मैं काले कपड़े पहन के आया हूँ। परंतु जो योगदान हमारे देश में सफेद कपड़े पहनकर किसी भी वॉरियर या हीरो से कम नहीं होते, अच्छा। चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे वो हमारे नर्स हो, या चाहे वो हमारे फार्मासिस्ट हो। तो एक बार मैं फिर से आप सभी सफेद कपड़े पहनने वाले और देश के लिए अमूल्य योगदान देने वाले लोगों को नमन करता हूं। वैसे विज्ञान मेडिसिन के मंच पर मैं अब शनिदेव के उल्लेख कर लिया हूं, तो कोई बुरा ना मानना। हमारे यहाँ पर तो विज्ञान और विरासत साथ में ही चलते हैं और मुझे बताया गया है कि जिनको फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न फार्मासिस्ट माना जाता है, उनका नाम भी महादेव लाल श्रॉफ है। तो जब आपके फादर के नाम में ही महादेव है, तो मुझे लगता है शनिदेव और महादेव का उल्लेख करना कोई अति नहीं होगी इस मंच से। देखिए, भारत में विरासत और विज्ञान हमेशा साथ में ही चलते हैं। दुनिया भर में तो हमने देखा है कि कहीं किसी ने बोला कि दुनिया गोल है, तो दुनिया को चपटी मारने वाले लोगों ने उनको खत्म कर दिया। तो विज्ञान और विरासत का टकराव ये पूरे दुनिया में, यहाँ तक कि पश्चिमी संस्कृतियों में हमने देखा है, परंतु भारत की संस्कृति वो संस्कृति है जिसमें विज्ञान और विरासत ये दोनों साथ में चलते हैं। ये एक दूसरे के पूरक रहे हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं रहे हैं, कभी एक दूसरे के विरोध में नहीं रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं रहे। और इस दृष्टि से यदि देखा जाए कि जिस भारत की संस्कृति ही आचार्य चरक की रही हो, सुश्रुत की रही हो, संजीवनी बूटी ले जाने का काम हमारे भगवान करते हैं वो रही हो, तो आज हम लोग ये सोचते हैं कि इतने वर्ष क्यों लग गए कि भारत, जिसकी संस्कृति फार्मेसी, मेडिसिन, औषध से जुड़ी हुई है, वो इतने वर्षों तक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड नहीं बन पाया। और हम देखते हैं तब समझ में आता है कि एक उदासीनता कई वर्षों तक स्वतंत्रता के बाद रही, चाहे वो हमारी इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो हमारी डिप्लोमेसी को लेकर हो, चाहे वो हमारी फार्मेसी को लेकर हो। एक हमेशा एक उदासीनता रही और उस उदासीनता के चलते दुनिया का भी जो एक रुख होता था हमारे प्रति चर्चाओं में या दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर, वो हमेशा सोचते थे कि भारत की इकोनॉमी तो दुनिया के लिए एक बर्डन है, भारत कूटनीतिक रूप से हमारे लिए एक बर्डन है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हेल्थ की समस्या हो तो भारत एक बर्डन है। एक बर्डन वाली मानसिकता दुनिया हमारे प्रति रखती थी। दुनिया को लगता था पैटर्निस्टिकली कि भारत को तो हमें कोई ग्रांट देना है, कोई एड देना है, कोई वैक्सीन 40-50 वर्षों के बाद देनी है। इस प्रकार का रवैया एक लंबे कालखंड तक चलता रहा। और इसीलिए वैसे तो हमारी संस्कृति हमेशा से रही है कि हम औषधविद वाली संस्कृति है, परंतु फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने की दिशा में हम लोगों ने लंबे समय तक कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। पर पिछले एक दशक से हम देख सकते हैं कि जो हमारा एक अप्रोच है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें एक अमूलचूर परिवर्तन आया है।
हम 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था के रूप में रहते थे, आज हम 5वें स्थान पर है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम उभरे हैं। जब पूरी दुनिया में आर्थिक संकट के बादल छाए हुए हैं, तो भारत वो उस प्रकाश में द्वीप की तरह है, दीप की तरह है, जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है और अर्थव्यवस्था के रूप में दिशा दिखा रहा है। आज पूरी दुनिया जब अलग अलग कैंपों में, आपको शायद, हाँ, अशोक जी को निकलना पड़ेगा, तो मैं एक बार चाहता हूं कि अशोक जी के लिए जोरदार तालियां। और अशोक जी ने जैसे वादा किया है, अशोक जी की आवाज बहुत दूर तक जाती है, तो मुझे निश्चित ये यकीन है कि उनके तरफ से जब बातें रखी जाएंगी, आपका जो भी यहाँ से अमृत निकल कर आएगा, तो वो बहुत दूर तक जाएगी, सरकार में भी और समाज में भी। मैं अपनी बात को केवल आगे बढ़ा रहा था कि अर्थव्यवस्था के रूप में हम आगे बढ़े। आज पूरी दुनिया जहां कैंपों में बटी हुई है, ईस्टर्न ब्लॉक वेस्टर्न ब्लॉक में बटी हुई है, रशिया वर्सेस यूक्रेन में बटी हुई है, इजराइल वर्सेस मिडिल ईस्ट में बटी हुई है, तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इस बटी हुई दुनिया में एकता के संदेश और एक रहने के संदेश और विश्व शांति और विश्व को एक कुटुंब की तरह देखने के संदेश के साथ चल रहा है। और इसीलिए हमारे देश के प्रतिनिधि, सर्वोच्च प्रतिनिधि, वो जो बाइडेन के साथ भी मिलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी उनकी प्रशंसा करते हैं, पुतिन भी उनको नमस्कार करते हैं, और जेलेंस्की के भी गले हम लगते हैं। इजराइल भी हमारा मित्र है, आतंकवाद के प्रति इजराइल के साथ हम खड़े हैं, और वेस्ट एशिया में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो आज जो पोजीशन इंडिया की है, चाहे इकोनॉमी की तरफ से देखी जाए, चाहे डिप्लोमेसी की तरफ से देखी जाए, या आज जिस प्रकार से भारत एक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र भी बनता जा रहा है, चाहे मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे अन्य गैजेट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें भी हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और इसी प्रकार के विस्तार के बारे में हम देख सकते हैं कि कैसे फार्मा सेक्टर ने भी विस्तार किया है। आज भारत 10 वर्षों के इस नए अप्रोच के बाद तीसरे नंबर पर ग्लोबली आ चुका है, जहां तक ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन की बात है पूरी दुनिया में। आज भारत में लगभग 60,000 अलग अलग जेनेरिक ब्रांड्स के मेडिसिन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और हम पूरी दुनिया में लगभग 20% ग्लोबल सप्लाई करते हैं जेनेरिक्स का। आज भारत लगभग 200 देशों को और टेरिटरीज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमारे ड्रग्स और मेडिसिन। आज भारत के जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स है, वो 60-65 वर्षों में $15 बिलियन तक पहुंचे थे। आज पिछले 10 वर्षों में ये बढ़कर लगभग $28 बिलियन तक पहुंच गया है। और पिछले वर्ष की अगर आप बात करें, तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है फार्मा के, वो लगभग 8.36% बढ़े हैं। तो इस प्रकार से हमारा फार्मा सेक्टर भी जो है वो लगातार 10 से 12% ग्रो कर रहा है। हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो भी पिछले दशक में 13 गुना बढ़ा है। हमने अलग अलग प्रकार की पीएलआई स्कीम्स जो है उसको जमीन पर उतारने का काम किया है, और इस पीएलआई स्कीम्स के चलते जो भारत की डिपेंडेंस रही है विदेशी देशों पर मेडिकल डिवाइसेस के लिए या एपीआईज के लिए, वो भी लगातार कम होती जा रही है, और हम इस विषय में सेल्फ सफिशिएंट बनने की ओर एक बड़ा कदम उठा चुके हैं। हम लोग लगभग 27 ग्रीनफील्ड बल्क ड्रग पार्क भी डेवलप करने की दिशा में बढ़ चुके हैं, और 13 ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हम लोग मेडिकल डिवाइसेस के लिए बनाने के लिए बढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वहां पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने हेल्थ सेक्टर में भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ाया है। हॉस्पिटल्स की तादाद 4,000 थी 2014 में, 4,400, आज 27,000 से ज्यादा है। मेडिकल कॉलेजेस 380 थे, आज 700 से अधिक है। मेडिकल्स की सीट्स लगभग 51,000 थी, आज 1,12,000 है। मेडिकल की पीजी सीट्स भी 133% बढ़ी है पिछले 10 वर्षों में। एम्स जैसे बड़े संस्थान जो केवल 7 थे,
आज उनको बढ़ाकर कुछ ऑन रूट है और कुछ बन चुके हैं। कुल मिलाकर 23 से ज्यादा एम्स हम लोग अब उस दिशा में बढ़ गए हैं। फार्मा एक्सपोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बढ़ाया बताया। हेल्थ टूरिज्म भी, जो 1,80,000 हेल्थ टूरिस्ट आते थे देश में, आज वो बढ़कर लगभग 6,50,000 तक बढ़े हैं। और हमारा जो हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर भी है जीडीपी के रेशियो में, हमारी जीडीपी तो बढ़ी ही है, पर उसका परसेंटेज भी बढ़ा है। और लगभग हमने हेल्थ स्पेंडिंग को 1.2% से बढ़ाकर 2.1% बढ़ाया है। इसमें और भी हमें अधिक काम करना है। 300 या 400 स्टार्टअप हुआ करते थे हेल्थ सेक्टर में, आज कुल मिलाकर 11,000 स्टार्टअप हेल्थ सेक्टर में तैयार हो चुके हैं। अब जब इस विस्तार से और इस तेजी और इस गति से हमारा हेल्थ सेक्टर और फार्मा सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आवश्यकता यह है कि बात की मांग आप लोग कर रहे हैं कि फार्मा रेगुलेटरी सर्विसेज का एक कार्डर बनना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में अगर मैं इसको पैराफ्रेज करूं, तो मैं कह सकता हूं कि यही समय है और सही समय है। ये इस विषय के लिए यही समय है और सही समय है। और आज जो भी आप लोग देखिए, मैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट हूं नहीं, मैं तो केवल एक अ, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता हूं, और समाज में जो होता है उसको थोड़ा सा देख लेता हूं, आप लोगों के बीच में रहता हूं। तो आप लोगों की बात, यहाँ पर बैठे महानुभाव, आप जैसे औषधविद हैं, और जो मेरे लिए तो हर एक औषधविद हनुमान जी की तरह है। जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी उठाकर ले जाते थे, वैसे आप लोग मेरे लिए हैं। तो मेरे लिए तो आप प्रत्यक्ष देवता के रूप में हैं। तो आप लोग जो भी यहाँ पर परिचर्चा करेंगे, और उसमें इस मंथन से जो भी अमृत निकल कर आएगा, इस विषय को गंभीरता से, तेजी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद हेल्थ मिनिस्टर है इस देश के, स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा जी, उन तक और हर एक स्टेक होल्डर तक इसको ले जाना, और आप लोगों की भी चर्चा फैसिलिटेट कराना। और इस चीज को किस प्रकार से, क्योंकि सर पांडा जी ने भी एक बहुत अच्छी बात रखी, क्योंकि हमें जो भी करना है वो संवैधानिक ढांचे के दायरे में करना है। हम संवैधानिक ढांचे को बाईपास या शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। और जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर कोई काम होता है, तो वो और भी तेजी से और भी गति से चलता है। तो राज्यों को और देश को कैसे मिलकर, पार्लियामेंट को और विधानसभाओं को मिलकर कैसे इस चीज में आगे बढ़ना है, इसके लिए एक मार्ग हम लोग जरूर प्रशस्त करने का काम करेंगे। और मैं आपको इन्हीं बातों से फिर से अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और आप जो देश के लिए सेवाएं देते हैं, उसके लिए फिर से आपको अनेकों साधुवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।